गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ओके एंड फाइन। बेटे आज हम अपना पार्ट नंबर 14 करने वाले हैं। व्याकरण के अंदर है ये हमारा पार्ट। उद्देश्य इसमें हम बात करेंगे वाक्य तथा उसकी संरचना के बारे में, यानी कि वाक्य किस प्रकार से बनते हैं और वाक्य क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बेटे सबसे पहले बात कर लेते हैं वाक्य की। आप सभी ने किया होगा पहले वर्णों को। तो वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। फिर हमने शब्द को सीखा था। शब्द किस प्रकार बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि सही क्रम में जब वर्ण लगेंगे तब हमारे शब्द बनेंगे। वाक्य भी उसी प्रकार से है बेटे। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, यानी कि जब शब्दों को सही क्रम में लगा दिया जाएगा तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वाक्य कहलाएंगे। तो बेटे जैसे हमने पहले जान लेते हैं, जब शब्द अकेला है कोई भी तो वो केवल शब्द है, किंतु जब हम उसे वाक्य के अंदर ले आते हैं, वाक्य प्रयोग कर देते हैं उसका, यानी कि वो हमारा शब्द ना रह के पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है, क्योंकि उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, उसे हम पद कहेंगे। ठीक है। और वाक्य की रचना पदों एवं पदबंधों से होती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था शब्दों के सार्थक मेल से, लेकिन वो शब्द वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्द नहीं पद है। ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? विभिन्न पदों या पदबंधों से बनी वह रचना जो किसी भाव या विचार या संदेश को व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। ठीक है। आया समझ में? अब दोबारा से मैं पद के बारे में बताती हूँ। जब शब्द अकेला है तो वो केवल शब्द है, लेकिन जब वाक्य में जो शब्द आता है वो हमारे शब्द नहीं बल्कि पद होते हैं। और जब हम एक से अधिक पदों को सही क्रम में मिलाकर लिखते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वो बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद में बंध जाते हैं, यानी कि पद बंध का मतलब है पद में बंध जाना। ठीक है। आया समझ में? तो वाक्य की परिभाषा क्या रहेगी? विभिन्न पदों या पदबंधों की से बनी वह रचना जो किसी भाव, विचार या संदेश को व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। अब बारी है बेटे वाक्य के अंग के बारे में। जो वाक्य के अंग है वो कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो अब उद्देश्य और विधेय के बारे में जान लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, यानी कि वाक्य के अंदर जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो हमारा उद्देश्य होगा। जैसे मैं कह दूं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मोहन की हो रही है। किसकी हो रही है? मोहन की हो रही है। लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य क्या कर रहा है उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहेंगे? विधेय। मैंने कहा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ बात किसकी हुई? मोहन की। तो मोहन क्या है? हमारा उद्देश्य। लेकिन मोहन के बारे में क्या बात की जा रही है आगे? कि पुस्तक पढ़ रहा है। यही बात हो रही है ना, कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये हमारा विधेय है। क्या बन गया? विधेय। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहेंगे, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा हम उसे विधेय कहेंगे। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं बेटे हम अपने। जैसे विमला एक अध्यापिका है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? विमला की। तो विमला कौन है? उद्देश्य। क्या बात हो रही है उसके बारे में? एक अध्यापिका है, यही हो रही है ना। तो ये क्या है? हमारा विधेय। ऐसे ही धोबी ने कपड़े धो दिए, यहाँ बात किसकी हुई? धोबी की हुई। और उसके बारे में क्या बात हुई धोबी की? कि उसने कपड़े धो दिए हैं। तो धोबी ने हमारा क्या हुआ? ये हमारा उद्देश्य हुआ, और कपड़े धो दिए हैं ये हमारा विधेय हो गया। ठीक है। अब वाक्य की विशेषताएं जान लेते हैं बेटे। जो वाक्य है वह भाषा की ऐसी इकाई होती हैं जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करती हैं, और वाक्य की रचना पदों या पदबंधों के योग से होती है, यानी विभिन्न पद मिलते हैं, जो पद के अंदर बंध जाते हैं वो पदबंध होते हैं। ठीक है। वाक्य में आने वाले सभी पद वाक्य के नियम में बंधे हुए थे। ये तो बात आपको पता ही है कि वाक्य की रचना कर्ता, कर्म और क्रिया से ही होती है, यानी कि इनका सही क्रम में होना जरूरी है। कर्ता के साथ क्रिया हमेशा होती है। ठीक है। इसमें हमारे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के वाक्य आराम से आ जाते हैं, लेकिन होते तो वाक्य ही है ना। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये मैंने आपको अभी बताया था। अब बात करते बेटे पूर्णांग और अल्पांग की। पूर्णांग का मतलब समझ लें पहले। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अंग का मतलब हिस्सा। ठीक है। अल्पांग, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और अंग का मतलब होता है हिस्सा। तो पूर्णांग का मतलब हुआ पूरा वाक्य, अल्पांग का मतलब हुआ थोड़ा वाक्य।
ठीक है। जैसे सुरेश, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मदन? इसके अंदर अल्पांग वाक्य होगा, उसमें तो हम थोड़े में उत्तर देंगे, लेकिन पूर्णांग वाक्य होगा, उसमें हम उद्देश्य और विधेय दोनों के साथ उत्तर देंगे, है ना। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे मदन? सुरेश ने ये पूछा, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? पूर्णांग। लेकिन उसने कुछ कम शब्दों में उत्तर दिया, जैसे मदन चलूंगा, उसने चलूंगा क्रियापदबंध में उत्तर दे दिया, यानी कि छोटे रूप में उत्तर दिया है, वो हमारा अल्पांग वाक्य बन गया। ऐसे ही पूर्णांग के एक एक दो दो उदाहरण देखते हैं। जिसमें उद्देश्य और विधेय होगा वो हमारा क्या होगा? पूर्णांग होगा। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे उद्देश्य हैं, मैदान में खेल रहे विधेय हैं। लोग मेला देखने जा रहे हैं, लोग उद्देश्य हैं और मेला देखने जा रहे विधेय हैं, यानी कि इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होंगे, वो पूर्णांग वाक्य होगा। अल्पांग वाक्य, जिसमें उद्देश्य या विधेय में से कोई भी एक अंग हो सकता है, उसे अल्पांग वाक्य कहते हैं। जैसे मदन, नमस्कार शर्मा जी, शर्मा जी कहते हैं नमस्कार, फिर मदन कहता आपको मेरी पुस्तक पसंद आई? शर्मा जी कहते हैं जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर नमस्कार और जी शब्दों को बहुत ही छोटे रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिए ये हमारे कौन से वाक्य हुए? अल्पांग। लेकिन मदन ने कहा आपको मेरी पुस्तक पसंद आई, इसमें उद्देश्य भी है और विधेय, यानी कि दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। जहाँ उत्तर हाँ, ना, जी, नमस्कार इन में दिए जाएंगे, छोटे रूप में दिए जाएंगे, तो वो हमारे अल्पांग वाक्य कहलाएंगे, ठीक है बेटे। तो आपको उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसे अच्छी प्रकार से समझना है और इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से आप सभी को भर लेना है, ठीक है बेटा। ये काम आज आपको करना है। धन्यवाद।